स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का फुल सैंपल मॉक डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो आपके 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पेपर हुए थे 6 शिफ्टों में एसएससी एमटीएस के, उनके बेसिस पे ये सैंपल मॉक तैयार किए जा रहे हैं, जो आपकी आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं सैंपल मॉक के और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो में हम लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, सादर नृत्य की जानकी किसको कहा जाता है? तो सादर नृत्य की जानकी किसको कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुक्मणी देवी अरुण मंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल को हम सादर नृत्य की जानकी कहते हैं। अगर हम सादर नृत्य के बारे में बात करें, तो जो सादर नृत्य है इसको हम अन्य नाम जो है भरतनाट्यम का ही ये अन्य नाम है। और सादर नृत्य से एक जो और महत्वपूर्ण चीज़ बनती है, तो सादर नृत्य का दूसरा नाम भी क्या है? दासी अट्टम के नाम से भी हम इस सादर नृत्य को जानते हैं। क्या है? दासी अट्टम। हम देखते हैं रुक्मणी देवी अरुण मंडेल के बारे में। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का जो संबंध है वो तमिलनाडु से है, और इनको जो पद्म भूषण दिया गया था, जो पद्म भूषण दिया गया था वो 1996 में इनको पद्म भूषण दिया गया। और वहीं अगर हम संगीत नाटक अकेडमी की बात करें, तो संगीत नाटक अकेडमी जो है वो उनको 1957 में संगीत नाटक अकेडमी दिया गया। कालिदास सम्मान इनको 1984 में दिया गया। कालिदास सम्मान जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, कालिदास सम्मान। और इनसे संबंधित एक चीज़ और है, रुक्मणी देवी अरुंडेल पहली ऐसी नर्तकी हैं जिनको कला क्षेत्र से राज्यसभा में संसद के लिए नियुक्त किया गया था। किस क्षेत्र से? कला क्षेत्र से। और ये पहली ऐसी नर्तकी बन गई थी जिनको कला क्षेत्र से राज्यसभा में नियुक्त किया गया था। तो ये थी इस प्रश्न से संबंधित जानकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों को बता दें, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे वीडियो के जस्ट बाद प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे सारे के सारे क्लास नोट्स और फ्री में जो चीज़ें होती हैं वो डिस्कस करनी होती हैं, तो वहीं पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं टेलीग्राम पर, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न है हमारा, केरल राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा कथकली। जो रंगीन श्रृंगार होता है और अनोखे मुखौटों के कारण कथकली को एक नई पहचान दी गई है। अगर हम कथकली से संबंधित कुछ अन्य नाम के बारे में अगर हम बात करें, तो वो कौन से होंगे? तो वो होंगे हमारे मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई। दूसरा नाम आता है कृष्णा कुट्टी का, कृष्णम कुट्टी का। और तीसरा नाम आता है हमारा शांता राव का। तीसरा नाम किसका आता है? शांता राव का। अब वहीं केरल के बारे में अगर हम बात करें, तो केरल का जो युद्ध कलाएं हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? ये आपके प्रश्न बने हैं सीजीएल में, केरल की युद्ध कलाएं। तो एमटीएस में हो सकता है आपके आने वाले शिफ्टों में भी यहाँ से प्रश्न बने। तो केरल की जो युद्ध कला है वो कौन सी है? तो कलियारी पट्टू जो है वो केरल की युद्ध कला है। और अगर हम भाई केरल की जो चित्रकला है उसकी बात करें, तो वो कौन सी है? तो वो है हमारी केरल की चित्रकला कमला जट्टू। कौन सी है? कमला जट्टू जो है वो केरल की हमारी चित्रकला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम क्या है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बजट। बजट जो होता है वो वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम होता है। अगर हम इसमें बात करें बजट पेश कब किया जाता है, तो ये बजट जो है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 112 में ये बजट के बारे में चर्चा की गई है। अगर हम कुछ अन्य इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखें इसी से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, तो धन विधेयक आता है। तो धन विधेयक की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की चर्चा है। और वहीं अगर हम वित्त विधेयक की बात करें, वित्त विधेयक में, तो वो किस आर्टिकल में चर्चा है? तो आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक की चर्चा है। अब कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। जैसे स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो 26 नवंबर
1947 को ये बजट पेश किया गया था, स्वतंत्र भारत का बजट। अगर हम गणतंत्र भारत के पहले बजट की बात करें तो 28 फरवरी 1950 को ये गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था और वो जॉन मथाई ने इसको पेश किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अप्पा जलगांवकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अप्पा जलगांवकर ये बहुत फेमस नाम है और इनका संबंध जो है वो हारमोनियम से इनका संबंध है। अगर हम हारमोनियम के कुछ अन्य नामों की बात करें तो जिसमें पहला नाम आता है हमारा शेखावत हुसैन का, शेखावत हुसैन। दूसरा नाम आता है हमारा नुसरत फतेह अली खान, दूसरा नाम है नुसरत फतेह अली खान। और तीसरा और इम्पोर्टेंट नाम है तुलसीदास, तुलसीदास बोरकर का। क्या नाम है? तुलसीदास बोरकर। ये भी हारमोनिया से संबंधित है, तुलसीदास बोरकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा कार्तिक मास में। कार्तिक मास की जो जयंती होती है उसी गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। अगर हम देखें जो आपके प्रश्न बने थे 30 और 1 अक्टूबर को, उसमें 9 जो हिंदू महीने होते हैं हिंदू त्योहारों के वो पूछे गए थे। तो उसमें से महाशिवरात्रि आपका पूछा गया था, तो संभावना है आगे भी पूछा जाए। तो महाशिवरात्रि जो आपका पूछा गया था वो कब पड़ता है? तो ये फागुन माह में मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष में। वहीं अगर हम होली की बात करें तो होली भी है जो वो फागुन में मनाया जाता है, फागुन माह में, और ये मास पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगर वहीं हम दीपावली की बात करें तो दीपावली जो है वो कार्तिक माह में मनाया जाता है। और रामनवमी जो है वो कब मनाया जाता है? तो रामनवमी जो है वो चैत्र में मनाया जाता है। और रामनवमी से ही संबंधित एक चीज़ आपको और बता दें, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा का संबंध किससे है? तो दुर्गा पूजा का जो संबंध है वो पश्चिम बंगाल से, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश यानी कि जो वाइट लाइट होती है वो कितने रंगों से मिश्रण से बनती है? प्रिज्म के थ्रू जब उस पर वाइट लाइट डाली जाती है प्रिज्म में, तो कितने उसमें रंग निकल के आते हैं? तो ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। आप लोगों को पता ही होगा फॉर्मूला, विबग्योर, विबग्योर। अगर हम बात करें बी से, यहाँ पे वायलेट होता है। वायलेट जो डेविएशन होता है वायलेट का वो मिनिमम डेविएशन होता है। और जो इसकी अगर हम बात करें डेविएशन की, वायलेट का जो डेविएशन होता है वो मैक्सिमम होता है। और वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो होती है वो मिनिमम होती है। वहीं अगर हम रेड कलर की बात करें तो रेड कलर का जो डेविएशन होता है वो मैक्सिमम डेविएशन होता है। और वेवलेंथ की बात करें, रेड कलर में जो डेविएशन होता है वो हमारा मिनिमम होता है। और अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वो हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ होती है विबग्योर में। और बाकी यहाँ से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड, ये 7 कलर का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, MS गोपाल कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत नाटक दोनों को महारत हासिल की है, वो है देश के उस्ताद थे। तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा वायलिन। जो MS गोपाल कृष्णन है ये वायलिन से संबंधित हैं। इनको दोनों कलाओं में यानी कि हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत दोनों से ये फेमस थे। हिंदुस्तानी संगीत की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया से फेमस है और ये कथक घराने से संबंधित है हिंदुस्तानी संगीत। और वहीं कर्नाटक संगीत की बात करें तो कर्नाटक संगीत का जो संबंध है वो साउथ इंडिया से है। और अगर हम MS सुब्बुलक्ष्मी की बात करें जो पहली महिला थी भारत रत्न प्राप्त करने वाली, मतलब गायकी में जो पहली महिला थी वो प्राप्त किया था इन्होंने। और इनका भी संबंध जो था वो कर्नाटक म्यूजिक से ही था, MS सुब्बुलक्ष्मी से। वहीं हम वायलिन की अगर बात करें तो वायलिन में कुछ हम इम्पोर्टेंट नाम देखते हैं। तो वायलिन में सबसे पहले इम्पोर्टेंट नाम आता है डॉक्टर N राजन का। डॉक्टर N राजन का वायलिन में नाम आता है। दूसरा नाम आता है BG जोग का। दूसरा नाम किसका आता है? तो वो आता है BG जोग का। और अगर हम वहीं संतूर में बात करें तो संतूर में फेमस नाम कौन कौन से हैं? तो संतूर में जो पहला नाम है वो है भजन सपोरी और शिव कुमार शर्मा। ये संतूर के बहुत ही फेमस नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर जो कोणार्क इसमें स्थित है उसको हम
ब्लैक पगोडा के नाम से जाते हैं। वहीं अगर हम उड़ीसा के अन्य मंदिरों की बात करें तो उसमें कौन सा आता है, तो पहले आता है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। दूसरा आता है लिंगराज मंदिर, और जो राजा जी मंदिर है, राजरानी मंदिर है, वो भी उड़ीसा से संबंधित है। कौन सा? राजरानी मंदिर। तो ये सूर्य कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर और राजरानी मंदिर, ये भी इनका संबंध जो है वो उड़ीसा से है। वहीं अगर हम इम्पोर्टेंट मंदिरों की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट मंदिर आता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो वो है वेंकटेश्वर का मंदिर, जो कृष्ण देव राय द्वारा बनवाया गया था। वहीं केरल के इम्पोर्टेंट मंदिर की बात करें तो वो आता है पद्मनाथ मंदिर और सबरीमाला मंदिर। तो ये दो मंदिर जो हैं वो केरल से संबंधित हैं। ये आपको याद रखना है, आने वाले शिफ्टों में ये जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? तो हरियाणा का एक पारंपरिक रंगमंच है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्वांग जो है वो हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है। वहीं अगर हम हरियाणा के अन्य लोकगीतों की बात करें तो जिसमें आता है हमारा झूमर, झूमर, फाग और खेरिया, ये भी हरियाणा से ही संबंधित है। ये हरियाणा के लोकगीत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गोविंद जी नृत्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य से स्थित है? तो गोविंद जी जो नृत्यालय है ये किस राज्य से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर। गोविंद जी नृत्यालय जो है ये हमारा मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है जो उसकी आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। और एक ऐसी सिंचाई है, ऐसी सिंचाई की जाती है कुल नाम से, तो उसका संबंध किससे होता है? तो वो हिमाचल प्रदेश से, उसका वो भी पारंपरिक सिंचाई रूप है कुल, तो उसका संबंध किससे है? तो वो हरियाणा से उसका संबंध है, सॉरी हिमाचल प्रदेश से उसका संबंध है। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच का क्या संबंध है? तो ब्याज दर और मुद्रा के मांग के बीच का जो संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम प्रतिलोम के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? ये आपके एमटीएस के प्रीवियस ईयर ही प्रश्न है। मैंने अपनी तरफ से कोई भी प्रश्न नहीं बनाया है, ये आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि एसएससी में प्रीवियस ईयर का ही रोल है, तो इनको हम अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपकी आने की प्रश्न यहाँ से बने। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा अपघटन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी बस्तियां जिनमें घर पास पास बने होते हैं डैश कहलाती हैं? तो ऐसी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? तो सघन बस्तियों के रूप में इनको जाना जाता है, जहां पे घर बहुत पास पास में बने होते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? यहाँ पे ये पहला खोला गया है भारत में हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया और ये पहला राज्य ऐसा बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी भाग डैश कटिबंध में पड़ता है? तो भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये जो इंडिया का मैप है, तो ये दक्षिणी जो भाग है ये किस कटिबंध में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये उष्ण कटिबंध में आता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दलाई लामा की आत्मकथा है? दलाई लामा की पुस्तक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रीडम इन एक्साइल, ये दलाई लामा की पुस्तक है। आप लोगों को बता दें, इससे पहले जो हमने सैंपल मॉक डिस्कस किया था वहाँ पे हमने 30 से 35 इंपॉर्टेंट बुक्स डिस्कस करी थी। उसी कड़ी में हम यहाँ पे कुछ और बुक्स जोड़ लेते हैं, जिससे कि हमने आपको जो अभी तक सैंपल मॉक कराए हैं उसमें हमने 50 से 60 आपको इंपॉर्टेंट बुक्स करा दी हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं से आपकी बुक्स बन जाएंगी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर फेमस पर्सनालिटी की बुक्स कराई हैं। और जो आपका 30 और 1 अक्टूबर को पेपर था उनमें 2 बुक्स पूछी गई थी, दोनों ही फेमस पर्सनालिटी की बुक थी। तो उसी के आगे हम देखते हैं। तो पहले हमारा नाम आता है नीरज सी मोदी का, नीरज सी मोदी। तो नीरज सी मोदी की पुस्तक कौन सी है? अ पैसेज टू इंग्लैंड, अ पैसेज टू इंग्लैंड, ये नीरज सी मोदी की पुस्तक है। और अगर हम बात करें अ पैसेज टू इंडिया,
अ पैसेज टू इंडिया जो पुस्तक है ये E.M. फॉस्टर की पुस्तक है। किसकी? E.M. फॉस्टर की ये पुस्तक है। अ रेस ऑफ माई लाइफ ये आप सभी को पता ही होगा, मिल्खा सिंह की पुस्तक है। और अनफिनिश्ड है जो, ये प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी पादप ऊतक है? तो जटिल स्थायी पादप ऊतक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा जाइलम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की बात कौन करता है? तो आर्टिकल 165 जो है वो राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। अब वही हम राज्य सरकार से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 163 जो मंत्रिपरिषद की बात करता है। राज्य में किसकी बात करता है? जो मंत्रिपरिषद की बात करता है 163। और वहीं अगर हम 164 की बात करें तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करता है आर्टिकल 164। अगर आर्टिकल 168 की बात की जाए तो जो आर्टिकल 168 होता है वो विधानमंडल का गठन, किसका? विधानमंडल के गठन की बात करता है। और वहीं आर्टिकल अगर 169 देखा जाए तो विधान परिषद का गठन जो है वो आर्टिकल 169 से संबंधित है। और आर्टिकल 168 का संबंध किससे है? विधानमंडल के गठन से। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राज्य से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधिकारिक तौर पर भारत में पैरा ओलंपिक व्यक्तियों पर पहली बार दर्ज किए गए आंकड़े किस जनगणना में एकत्र किए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2011। ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो MTS में पूछा गया था। मानक तीरंदाजी स्पर्धा में लक्ष्य में कितने वृत्त होते हैं? मतलब जो तीरंदाजी होती है जो उसमें सर्किल बने होते हैं, तो यहाँ पे बीच में सेंटर पे भी सर्किल होता है, तो उसमें ये पूछा गया है तो ये कितने सर्किल होते हैं जो प्रोफेशनल तीरंदाजी होती है उसमें? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 10। उसमें 10 सर्किल बने होते हैं। वही तीरंदाजी की अगर हम बात करें तो तीरंदाजी जो है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। भूटान जो कि हमारा पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे कुछ हम अन्य युद्ध, इंपोर्टेंट युद्ध देख लेते हैं। पहले हम तराइन से संबंधित देख लेते हैं। जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था वो 1151 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की वजह, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। और दूसरा यहाँ पे पूछा गया है तो ये 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण युद्धों की बात करें तो जिसमें आता है हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर जीता था हमारा। और वहीं चंदेरी की बात करें तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर और मैदनी राय के बीच, यहाँ पर भी बाबर जीता। और तीसरा युद्ध की बात करें तो चौसा का युद्ध हुआ 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, यहाँ पे कौन जीता? तो यहाँ पे शेर शाह सूरी यहाँ पे जीता चौसा का युद्ध। तो ये आपके इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, इनको भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा 6। कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो 6 होती है। अब हम देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है आप लोगों के लिए कि PM विश्वकर्मा योजना कब लागू की गई और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आप लोगों के लिए यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिस पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल और अपडेट टेलीग्राम्स, यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड और जो एग्जाम्स की डेट होती है या फॉर्म भरने से संबंधित कुछ भी जानकारी होती है तो वहाँ पे हम प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट और इन प्रश्नों का भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या MTS के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट देना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने 25 MTS के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट और कंसाइज क्वेश्चंस हैं जो हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वहाँ वेबसाइट से जाकर इन मॉक को भी अटेंड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं घंटाजॉब.com। और यहाँ पर डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है।
बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।